आखिर क्यों लगे एक सरकारी कर्मचारी पर धोखाधड़ी का आरोप? एक महिला ने दूसरी महिला पर क्यों दर्ज करवाई धोखाधड़ी के आरोप की एफआईआर? प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में आखिर कैसे हुई धोखेबाजी? दोनों ही पक्ष क्यों बता रहे हैं एक दूसरे को निर्दोष? नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27। मामला कुछ इस प्रकार से है कि दिनेश निमावत को एक दुकान की आवश्यकता थी, जिस पर दिनेश निमावत ने सुनील पानेरी और सुरेश सेन से संपर्क कर दुकान का सौदा तय किया, जिस पर दिनेश कुमार सोनी ने उस दुकान की रजिस्ट्री दिनेश निमावत को करवा दी। यहाँ तक तो सारी बात सही रही। उसके बाद सुरेश सेन और सुनील पानेरी एवं दिनेश सोनी ने दुकान क्रय करने वाले दिनेश निमावत को यह कहा कि हेमलता काकरिया नाम की एक महिला है जो कि सरकारी मुलाजिम है, उसके पास एक बार जाना पड़ेगा और बाकी के काम उनके अनुसार ही होगा। हेमलता काकरिया के पास जाने के बाद मामला कुछ बिगड़ सा गया, जिस पर दिनेश निमावत के अधिवक्ता ने मीडिया को यह बताया कि हेमलता काकरिया ने गलत दस्तावेज दिखाए और इस वजह से मामला बिगड़ गया। आपको बता दें कि जिस दुकान को दिनेश निमावत को विक्रय किया गया है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी ज्यादा होने की बात सामने आई, परंतु विक्रय पत्र में सिर्फ 5 लाख रुपए ही अंकित किए हुए हैं और कुछ बैंक के चेकों का हवाला दिया हुआ था जो कि सुनील पानेरी के नाम का था, जिसे बैंक में प्रस्तुत ही नहीं किया गया। दिनेश निमावत के अधिवक्ता धर्मेंद्र सोनी का कहना है कि कुल 30,50,000 रुपए की सौदेबाजी हुई है, जो इस रकम को बैंक के चेक के रूप में भी दिया गया है। उसके बाद दुकान की चाबी हेमलता काकरिया द्वारा दे दी गई और जब दिनेश निमावत ने दुकान पर जाकर ताला खोलना चाहा तो ताला खुला ही नहीं, क्योंकि चाबियां ही सही नहीं थी। इस घटनाक्रम से दिनेश निमावत को लगा कि उसके साथ कहीं न कहीं धोखाधड़ी हुई है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है दिनेश निमावत और उनके अधिवक्ता धर्मेंद्र सोनी का। धर्मेंद्र सोनी एडवोकेट। ये पूरा मामला दिनेश जी ने एक दुकान की आवश्यकता थी, उसको देख के सुनील और सुरेश सेन से इन्होंने कोई दुकान का सौदा किया था। उन्होंने अपनी दुकान दिनेश जी सोनी को जो विक्रय कर रखी थी उनसे इनकी रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्री तक जहाँ तक जानकारी मिली है, रजिस्ट्री तक ऐसा कोई विवाद सामने नहीं आया। रजिस्ट्री होने के पश्चात अभियुक्त गणों ने मिलकर ये बताया कि हेमलता काकरिया है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके पास चलना पड़ेगा। इनको वहाँ लेके गए, उसने एक फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखाया, एक विक्रय करार दिखाया। ज़मीन की वैल्यू जहाँ 53 लाख रुपए है, उसमें विक्रय करार मात्र 5 लाख का लिखा हुआ था और उसमें एक चेक दे रखा, चेक कभी सिकरा ही नहीं, वो सुनील के नाम का जो चेक दे रखा सिकरा ही नहीं। और इनको ये बताया कि उस दुकान का कब्जा मेरे पास है, चाबियाँ मेरे पास है। तो ऐसे करके इनके पत्नी और इनकी माताजी के नाम के 5 चेक 30 लाख रुपए के लिए और एक समझौता पत्र लिखवा लिया। ये जब दुकान पे वहाँ ताला खोलने गए तो चाबियाँ लगी नहीं, मतलब एक तरीके से इनके साथ धोखाधड़ी हो गई कि दुकान का कब्जा मेरे पास है, मैं चाबियाँ दे रही हूँ, कोई चाबियाँ नहीं थी ऐसी। फिर बाद में वहाँ जाके पता चला कि वहाँ कपिल पानेरी ने ऑलरेडी वो 2 दुकानें किसी को गिरवे दे रखी है। फिर उससे बातचीत की तो उन्होंने कहा गिरवी वाले को पेमेंट दे दो, आपका कब्जा ले लो। तो इस पर इन्होंने एक कोर्ट के अंदर समझौतानामा दूसरा तैयार हुआ, गिरवी वालों को 6.5 लाख रुपए उनके परिवार वालों को दिए और उन्होंने कब्जा सपोर्ट किया। हेमलता काकरिया और ये जो अभियुक्त गण सारे मिलके हैं, इनका कभी कोई कब्जा ही नहीं रहा, मात्र एक ब्लैकमेल करके और इतने बड़े चेक की राशि इन्होंने लेने के लिए तैयारी कर ली और एक फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें ना तो कभी कोई चेक सिकरे हैं, ना कभी ऐसा कोई विक्रय करार एक टेक्निकल इन्होंने तैयार किया हुआ है। और इस तरीके से इनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई है और उनसे ये पैसा ऐंठना चाह रहे हैं। इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज आईजी साहब के यहाँ पेश हुए थे। आईजी साहब ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 153/2021 हाथीपोल थाने में दर्ज हुई है, जो अनुसंधान अभी। तो सुना आपने कि किस तरह से दिनेश निमावत और उनके अधिवक्ता ने कहा कि सुरेश सेन और सुशील पानेरी दिनेश सोनी के साथ मिलकर हेमलता काकरिया ने दिनेश निमावत के साथ किस तरह से धोखाधड़ी की है। चलिए अब आपको इस मामले के दूसरे पहलू की तरफ ले चलते हैं, जिसमें हेमलता काकरिया ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और हेमलता काकरिया ने मीडिया को यह भी बताया कि उल्टा उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, न कि मैंने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है हेमलता काकरिया का। वह स्कैंडल है। हाथीपोल थाने के सीआई साहब ने पहले अपने रिश्तेदारों के मार्फत इसको एक झूठा परिवाद दिया जो इनका अधिकार क्षेत्र नहीं था।
समझौता मेरे घर पे हुआ था वो अधिकार क्षेत्र सुखेर थाना का है और प्रॉपर्टी और ये भारती रहने वाली अम्बा माता क्षेत्र की है। इनका था ही नहीं। इन्होंने जानबूझ के मुझे बुलाया। मैं इनके पास नहीं जा रही थी, मैं DYSP साहब राजेंद्र पार्क महेंद्र पार्क के पास जा रही थी। इन्होंने मेरे को देखा, बुलाया, मैं इनके पास गई। मैंने इनसे बोला सर ये कैसे? तो इन्होंने मेरे को मतलब बहुत अनुभवी कि हम न्याय करते हैं, वो करते हैं, और बात ख़त्म कर ली। इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से IG साहब के पास भेजा गया। IG साहब ने FIR दर्ज के आदेश दिए हैं। मैं उनके आदेशों की पालना करूंगी और न्याय में पूरा सपोर्ट करूंगी और अंतिम न्याय की कड़ी तक सहयोग करूंगी। निष्पक्ष न्याय चाहूंगी। वो भी महिला है, मैं भी महिला हूँ। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। इस पूरे मामले पे आप प्रकाश डालिए, आखिर क्यों ये बात उठी, कौन कौन लोग इस पूरे मामले में शामिल थे, कौन कौन लोग आपके जो इस प्रॉपर्टी के लेन देन में शामिल थे, वो बताइए। सर समीर नाम के एक वकील साहब हैं, वो ये सौदा लेके आए थे 4,000 रुपये फुट पे और 150 रुपये प्रति फुट दलाली तय हुई थी। 3 दुकानों का सौदा लेके आए थे, परंतु जब मैं मौके पे गई तो पता लगा 1.5 दुकान है। कपिल का जो 1.5 दुकान का हिस्सा है वो 3 साल पहले ही बिक चुका है। 1.5 दुकान थी तो और फिर हमें लगा कि ये रेल का डिब्बा हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए भैया, जो हमने तेरे को पैसे दिए हैं तू बेच के हमें वापस दे देना। ये बात हुई सर। उसके बाद जब पता लगा कि इस पे कई विवाद हैं तो दिनेश सोनी का कपिल से सुनील से एग्रीमेंट था। सुनील से तो दिनेश ने, मैंने कहा साहब एग्रीमेंट से एग्रीमेंट होता नहीं, हम सुनील से एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा साहब मैं इनको सारा पैसा दे चुका हूँ, इनके सिर्फ 5 लाख रुपए बाकी है। तो उसने 5 लाख की भरपाई करके उन्होंने खुद ने कराई और दिनेश ने गवाह में साइन किए। बात खत्म हो गई। दिनेश ने कहा साहब मैं रजिस्ट्री करवा रहा हूँ और मैं आपको रजिस्ट्री कराऊंगा। तो जो पैसा था दिनेश को चेक से और जो पैसा दिनेश को दिया गया उसकी सारी रसीदें मेरे पास मौजूद है और जब न्याय मांगेगा पुलिस प्रशासन में उनको सब उपलब्ध कराऊंगी। मेरे द्वारा कोई धोखाधड़ी और ये बात भी झूठी है कि मैंने 5 लाख में ले लिया। एग्रीमेंट के समय पूरा पैसा नहीं दिया जाता, रजिस्ट्री के वक्त दिया जाता है और मैंने कोई रजिस्ट्री नहीं करवा ली, कोई मैंने अपराध नहीं किया। यहाँ बात खत्म हो जाती है। इसके बाद सुनील के और दिनेश सोनी के मन में विवाद उत्पन्न हो गया, बेईमानी आ गई। इन्होंने सीधी भारती, नीमावत और इनके नाम रजिस्ट्री करा दी और उस रजिस्ट्री से मेरा कोई लेना देना नहीं। और अगर मुझे पता होता कि ये रजिस्ट्री हुई तो मैं मौके पे जाके इस रजिस्ट्री का विरोध करती कि पहले मेरा हिसाब करो फिर आप करना। रजिस्ट्री होने के बाद जो इनके भू माफिया थे, सुरेश नाई, रिजवान, सुगंजी, ये जो इनको मिलके लाए थे और उदयपुर के सभी बदमाश जो इनका नाम है हिस्ट्री सीटर में, वो इस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हो गए थे। तो हमने कहा हमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमने साफ सुथरी ली है और हमारे पैसे वापस लौटा देना। जब इनको पता लगा तो इनके पत्नियों से, ये मुझे जानकारी नहीं है कि इनकी पत्नियों को ये मालूम था कि इसमें हेमलता कांकरिया का एग्रीमेंट है। इन्होंने एक MOU टाइप कराया। ठीक है, सुरेश का एक पार्टनर है प्रकाश नाइक, वो इस MOU को लेके भाग गया नोटरी के बहाने। तो फिर इनको जब ये मौके पे जाते हैं, इन्होंने एक 60 गांठ करी, 50,000 रुपये किसी को देकर कहा कि ये ताले तोड़ दो। फिर हमें लगा कि ये ताले तोड़ देंगे तो सुनील को साथ ले जाकर वापस हमने अपने ताले बदले कि क्या पता इन्होंने चाबियां तो नहीं बना ली, जिसकी फोटोग्राफ, बिल सब मौजूद हैं। वो मौके आने पे हम FIR में देंगे। उसके बाद जब ये थोड़े दिन बाद एक रिजवान की और ये भारती के पति की फ़ोन पर बात होती है, जब दिनेश जी, और वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दूंगी जो मुझे रिजवान ने उपलब्ध कराई है, कि उसमें ये होता है। तो वो कहते हैं कि साहब मैडम, तो उसमें एक संतोष खटीक का नाम आता है, वो मुझे 10-12 साल से जानता है। तो उसने कहा ये घर का है, तो वो मेरे पास आया। मैंने उसको फ़ोन करके पूछा भाई क्या बात है। वो मेरे पास आया, उसने मेरे 3 बार पेपर देखे। पेपर देखने के बाद कहा, उन्होंने दिनेश को बुलाया। उस समय दिनेश मेरे घर आया और कोई नहीं आया और हिम्मत लाल जी इसके पिताजी भी आए। उन्होंने देखे, उन्होंने कहा कि कैसे क्या करें। मैंने कहा साहब 2 साल पहले मेरे टोटल 16.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसकी सारी रसीदें दलालों सहित मेरे पास उपलब्ध हैं। तो मैंने इनसे 35 लाख रुपए मांगे थे कि या तो आपने जो पैसे दिए मैं दे देती हूँ रजिस्ट्री के खर्चे सहित, आप मेरे रजिस्ट्री करा दो, या आपका जितना पैसा लगा है और मेरा जितना पैसा है वो निकाल के बेच दो, जिस रेशियो में पैसा लगा उसमें प्रॉफिट बांट लो। दूसरा ऑप्शन। तो इन्होंने कहा साहब हमने तो व्यापार के लिए दुकान लिया, आप। तो इन्होंने कहा साहब, तो ये चले गए वापस। बात खत्म हुई। 4 दिन बाद संतोष का फ़ोन आता है कि दीदी ये दुकान आप 1 करोड़ में रख रहे हो। मैंने कहा क्यों रख रहे हैं, मेरे को तो चाहिए ही नहीं। तो फिर ये आए तो इन्होंने समझौते की बात करी। तो इन्होंने टाइम निर्धारित किया कि हम शाम को 6 बजे आपके घर आ रहे हैं। तो मैंने कहा तुम 6:30 बजे आना, क्योंकि मैं ऑफिस से लेट आती हूँ।
तो भारती घूंघट निकाले हुए आई थी, जिस उससे पहले मेरी कभी भारती से कोई बात ही नहीं हुई। और आज भी आप परेड करा लो, मैं भारती को नहीं जानती। इन्होंने ये झूठा आरोप लगाया कि मैंने ब्लैकमेल किया, परेशान किया। आप इनकी कॉल डिटेल निकाल लो, मेरी मोबाइल की ट्रेसिंग देख लो, कभी मुझे मिली ही नहीं। जब ये मेरे घर आई और साइन करने लगी तो मुझे डर था, तो मैंने उनकी पुरानी रजिस्ट्री से साइन मिलाए, सिमिलर लगे। रजिस्ट्री में इसके भारती के पति और सुंदरबाई के पति भी मौजूद थे, इनकी तरफ से संतोष मौजूद था, मेरे गवाह के रूप में महावीर आशिया मौजूद था और एक निष्पक्ष व्यक्ति भी मौजूद था। और नोटेरी वाला भी यहीं आया, सब कुछ हुआ। इन्होंने चेक दिए, मैं रुकी कि नहीं यार कल चेक क्लियर हो नहीं हो। तो इन तीनों ने जो गवाह थे, इन्होंने ये कहा कि आपको महिला के चेक दे रहे हैं, हिम्मत लाल जी बहुत सज्जन व्यक्ति, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आप दे दो। तो मैंने इनको सुनील के 2018 का हस्ताक्षर युक्त खाली स्टाम्प जो मेरे पास था वो दिया, मेरा एग्रीमेंट दिया, दिनेश की मूल रजिस्ट्री थी। एक दुकान पे 2 ताले लगे हुए थे, उसकी 6 चाबियां दी, ठीक है। उसके बाद एक अंदर का हो गया, ये राजी खुशी चले गए चाय नाश्ते के सहित। तो 5 तारीख को मेरे को संतोष ने फ़ोन किया कि दीदी 7 लाख का चेक है, आज 7 को आप 5 का लगाना, अगला चेक सोमवार को लगा देना। मैंने कहा ठीक है। इस दरमियान बात होने के बाद ये एक जगह जाते हैं, कहते हैं साहब कपिल के 2.5 लाख रुपए दो। तो मैंने कहा साहब हमने तो कपिल से माल खरीदा ही नहीं, हम क्यों देंगे, हमने बिल्कुल मना कर दिया। अच्छा, दिनेश ने कभी मेरे से बात नहीं करी। फिर जब ये बात आई तो मैंने इनको व्हाट्सएप पे लिखा कि आपको समझौता समझ में नहीं आ रहा है, आपको जो चीज़ें दी आप मुझे वापस दे दीजिए और आप अपने चेक ले जाइए। तो दिनेश जी बोलते हैं मेरे पापा ने तो बताऊँ समझौता होने के बाद सारे पेपर फाड़ दिए। तो हम चुप हो गए। उसके बाद इन्होंने कभी बात नहीं करी। 7 तारीख को मैंने चेक लगाया, 8 की छुट्टी थी। उसके बाद 11 तारीख को शाम को करीब 7:30 बजे मेरे पास मैसेज आया डिसऑनर का। तो मैंने इनको 2 फ़ोन कराया, उठाया, एक नहीं उठाया, दूसरा उठाया। इन्होंने कहा मैं पूजा में बैठा हूँ, दिनेश जी ने बोला। तो मैंने उनको मैसेज किया आपने मेरे साथ धोखा किया है। और इसके अलावा मेरी इनसे कभी कोई बात नहीं हुई और ना कभी गलत बात। इन्होंने ये हमेशा मीटिंग करने संतोष आता था और इन्होंने स्पष्ट कहा जो संतोष कहेगा मैं वही करूँगा, आपको जो बात करनी है आप संतोष से करना। एक तरफ तो ये सामने वाला पक्ष ये कह रहा है कि आपने उनके साथ धोखाधड़ी करी, आपके उच्च अधिकारियों से और काफ़ी लोगों से बड़े संपर्क हैं, इस वजह से आप डरते नहीं हैं और ख़ुद आप एक मुलाजिम हैं, उसका आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं आपके साथ धोखा हुआ, किस तरफ की बात को माना जाए आप ये बताएं। सर किसी की बात नहीं माने, पुलिस प्रशासन में बहुत ईमानदारी से सेवाएं होती है। महेंद्र जी जैसे अधिकारी जांच कर लेंगे, मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलेगी। और अधिकारियों से जान पहचान मुझे नहीं लगता मैंने कभी कोई फ़ायदा लिया। मेरे परिवार का कोई नौकरी में नहीं है, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की कोई फर्म में नहीं, मैंने कभी जीवन में फ़ायदा नहीं लिया। और मैं 17-18 साल से उदयपुर में काम कर रही हूँ। आप पता कर लें कि मैं ना तो किसी गलत काम में किसी के साथ हूँ, ना मैं ये करती हूँ। कहने को दुनिया कुछ भी कह दे, कोई प्रमाण ले आइए आप। मीडिया और प्रशासन से क्या आशा रखते हैं? निष्पक्ष न्याय होगा। किस तरह की आप मीडिया सर और ये इनका प्रशासन एक को? योजना है, इन्होंने मेरे से कब्जा ले लिया, कागज ले लिए, ये उसका हवाला नहीं दे रहे। चाबियां गलत थी कैसे संभव है, सारे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, पड़ोस की दुकान वाले बयान देंगे, रोज कौन आ रहा है, सब बातें हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये चाहते हैं कि ये जो चेक दिए हैं और ये हाथीपोल थाने के जो सीआई हैं इनके रिश्तेदार हैं कि इस पे दबाव बना के इससे चेक ले लिए जाएं और 138 के मुकदमे से बचा जाए, ये योजना है। इसके अलावा इनका कोई मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक महिला है, मुझे तो वो कहीं से इतनी लगी नहीं, ये सब नाटक संतोष खटीक करवा रहा है और ये इसकी पुरानी आदत है। किन किन लोगों की मिलीभगत इस पूरे मामले में आपको लग रही है? इस मामले में सबसे बड़ा जो आदमी है वो सबसे पहला तो सुनील बदमाश है, क्योंकि पहले जब उसको एग्रीमेंट है तो उसको दूसरी रजिस्ट्री तीसरी रजिस्ट्री नहीं करानी थी। अगर उसको कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको FIR करानी थी, उसने नहीं कराई। और अच्छा, दिनेश से हमेशा समीर जी के पास कई रिकॉर्डिंगें उपलब्ध है, क्योंकि मैं तो एप्पल का फ़ोन यूज़ करती हूँ, मैं किसी का रिकॉर्ड नहीं करती, ना मेरे पास है रिकॉर्डिंग। तो समीर जी के पास 25-30 दिनेश की रिकॉर्डिंग है, उसमें उसने हमेशा एक ही बात कही है कि मैडम का हिसाब करके मुझे जो बचेगा मैं ले लूँगा। और मूल रजिस्ट्री मेरे पास थी तो मुझे कोई चिंता की बात थी नहीं। और सर ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, इन्होंने जो मुझे 30 लाख दी अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए दिए हैं। और कपिल का मेरा क्या लेना देना, आप 10 लाख दो और 20 लाख दो, मैंने उसकी दुकान थोड़ी ना ली। तो सुना आपने कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को सही बताते हुए अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे मामले में न्यूज़ 27 यह पुष्टि नहीं करता है कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि मामला
धोखाधड़ी से जुड़ा होने के साथ एक सरकारी मुलाजिम के साथ भी जुड़ा है और इस मामले को लेकर हाथीपोल थाने में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, जिस पर अभी पुलिस अनुसंधान जारी है। इस पूरे मामले की असलियत क्या है, यह तो पुलिस अनुसंधान के बाद ही सामने आएगा कि कौन सही है या कौन गलत। न्यूज़ 27 द्वारा इस खबर को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि दोषियों को सजा मिले और बेगुनाह को न्याय। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दीजिए भरत को और देखते रहिए न्यूज़ 27।